शुरू करते हैं। ओम जी, आप अपना परिचय से शुरू करें, अपना परिचय दीजिए। सर, मेरा नाम ओम प्रकाश बगड़िया है। मैं सीकर जिले के डोकिया ग्राम से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी जो 10th है गांव के पास ही एक अन्य ग्राम पंचायत है गोटी, वहां से की। 12th है हमारा कस्बा पलसाना, वहां से की। और ग्रेजुएशन मैंने श्री कल्याण कॉलेज सीकर से की है। उसके बाद में बीएड पास की गांव में जगन टीटी कॉलेज है सर, वहां से की मैंने। और उसके बाद में 2011 में मेरा चयन वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के पद पे हो गया। सेवा में रहते हुए मैंने झालावाड़ में मैं पोस्टेड था, तो वहां से मैंने कोटा विश्वविद्यालय से मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन की हिस्ट्री में, और वर्तमान में व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ सर। ओके। एक और व्यक्ति हैं, ओम नाम के हैं, जो इन दिनों चर्चा में है। हाल ही में 1-2 महीने में काफी चर्चा में है। ओम थानवी। हाँ सर, नाम सुना है ओम थानवी का। साहित्यकार हैं सर, पत्रकार हैं, और अभी हाँ कहीं उनको कुलपति बनाया गया। बता सकते हैं कहाँ बनाया? सर, शायद बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी का बनाया गया होगा सर। कन्फर्म तो नहीं कह सकता मैं, अगर आप अनुमान लगाओ, मैं अनुमान लगाऊं तो सर। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विभाग संचार विश्वविद्यालय जयपुर के तो पहले से हैं, और अभी एमडीएस अजमेर का चार्ज उनको दिया गया अलग से। जी सर, ठीक है। धन्यवाद। अच्छा, ये कि पुस्तक है नए सोच नए आयाम। सॉरी सर, मैंने नहीं पढ़ी सर। अच्छा, चलिए। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राजस्थान का कौन सा स्थान है? सॉरी सर, पढ़ा तो था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहा। 9वां स्थान होना चाहिए सर। 9वां? हाँ जी सर, शायद प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा। अच्छा, मानव पूंजी सूचकांक आई है पर हाल ही में, कुछ माह पूर्व, 2-3 महीने पहले ही, उसमें भारत का स्थान बताएं। सॉरी सर। अच्छा। अच्छा, एक राजस्थान मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट बनाया गया है। जी सर। बता सकते हैं? सॉरी सर, नहीं रिकॉल नहीं कर पा रहा सर। करंट राजस्थान को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जी सर। देखें, आपको पता है अभी इन दिनों राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवाद कहाँ कहाँ चल रहे हैं? सर, एक तो महाराष्ट्र में। अच्छा, और? पश्चिमी बंगाल में। और थोड़े 2-3 महीने पहले राजस्थान में भी चला था सर। राजस्थान का क्या विवाद था? राजस्थान में सर विधानसभा का सेशन बुलाने को लेकर के था। अच्छा, तो क्या रहा, घटनाक्रम बताएं। सर, उसमें ये हुआ था कि जो उस समय के उप मुख्यमंत्री थे श्रीमान सचिन जी पायलट, उन्होंने 18 एमएलए के साथ कांग्रेस से अपनी असहमति प्रकट की थी। तो उस समय जो कांग्रेस के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अशोक जी गहलोत साहब, उन्होंने राज्यपाल से अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए आह्वान किया था। तो 2 बार उन्होंने मना करने के बाद में तीसरी बार सत्र की अनुमति दी थी सर। क्या राज्यपाल विधानसभा सत्र को मना कर सकता है? जी सर, मंत्रिमंडल की अगर लिखित सिफारिश हो तो बुलाना ही पड़ता है सर। तो फिर तो मना करना गलत था। जी सर, 21 दिन की, शायद 21 दिन की, जो 21 दिन है या कितने में प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं, उस अवधि में उनको मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे पूर्व सूचना देते हुए बुलाना पड़ता है सर। लेकिन उस समय जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, मंत्रिमंडल था, उन्होंने थोड़ा जल्दी बुलाने के लिए आवेदन किया था सर। 21 दिन का कोई नियम है? सर, शायद प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा पढ़ा था सर मैंने। ओके। तो आपको क्या लगता है, दोनों में किसकी भूमिका नकारात्मक है? नकारात्मक तो नहीं कह सकते कि जो वर्तमान रूलिंग गवर्नमेंट थी वो भी अपनी गवर्नमेंट के स्थायित्व के लिए अपना बहुमत सिद्ध करना चाहती थी, क्योंकि उनके सामने सचिन जी पायलट के उस कदम से थोड़ा संकट उपस्थित हो गया था। और राज्यपाल महोदय कोरोना और अन्य कारणों को देखते हुए सदन का सत्र थोड़ा लेट आउट करना चाहते थे सर।
अच्छा, तो राज्यपाल पद कहाँ से लिया गया? सॉरी सर, प्रॉपर याद नहीं है सर। अच्छा, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों का अनुच्छेद क्या है? सर डिस्क्रिशनरी पावर का उल्लेख तो है, उनका अनुच्छेद प्रॉपर पता नहीं, लेकिन पता है कि कौन कौन सी हैं ये दो तीन। बताइए कौन सी है? पहली शक्ति तो जो कुछ विशेष राज्य हैं उनके राज्यपालों को जनजातीय जो क्षेत्र हैं वहां के, उनके संबंध में दी गई है एक तो। दूसरी शक्ति अगर सभी राज्यों के संबंध में बात करें तो राज्यपाल विधानसभा का जो चुनाव होता है उसमें अगर किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल सबसे बड़े दल के नेता को सरकार बनाने के लिए, बुलाने के लिए सविवेकी शक्ति का प्रयोग करते हैं। ओके, क्या राज्यपाल किसी छोटे दल के व्यक्ति को सीएम पद के लिए आमंत्रित कर सकता है? जी सर, उनके विवेक पे निर्भर करता है, लेकिन ये परंपरा यही है कि अमूमन वो सबसे बड़े दल के नेता को ही आमंत्रित करते हैं। ओके, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है? सॉरी सर, 152 या 53 ऐसे कुछ। ओके, अच्छा, भारत चीन तनाव का क्या कारण है? सर भारत चीन तनाव का वर्तमान में दो मुद्दे हैं। पहला मुद्दा तो जो गलवान वैली है पूर्वी लद्दाख में, उसमें जो लेक है उसमें फिंगर पॉइंट्स के ऊपर चीनी अतिक्रमण को लेकर के है। और एक नवीन मुद्दा जो कल ही हुआ है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर भारतीय सीमा के निकट 60 गीगावाट का नवीन बांध बना रहा है, वो भी तनाव का मुद्दा है सर। ओके, क्या है बांध का, क्या मुद्दा है? बांध का मुद्दा ये है कि चीन सर जो तिब्बत एरिया है उसमें भारतीय सीमा है, अरुणाचल प्रदेश, वहां पे उसने जो 3 जॉर्ज बांध बनाया था, उसका जो विश्व का सबसे बड़ा बांध है उससे भी बड़ा 60 गीगावाट का नवीन बांध बना करके हाइड्रो पावर जनरेट करना चाहता है। इससे भारत और जो बांग्लादेश हैं वो मुख्य रूप से प्रभावित होंगे सर। यहाँ जो सिंधु नदी का जल है, सॉरी ब्रह्मपुत्र नदी का जल है, वो प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से होता है? जी सर, मानसरोवर से। कहाँ है मानसरोवर? कैलाश पर्वत पे। इसका कोई ग्लेशियर भी है ब्रह्मपुत्र का? जी सर है तो सही, लेकिन इस समय याद नहीं आ पा रहा सर। अच्छा, इसके अलग अलग नाम है, चीन में, तिब्बत में, भारत में, क्या क्या नाम है इसके? जी सर, चीन में तो तिब्बत में इसे यारलोंग ऐसे कुछ नाम है। भारत में इसे जब ये गंगा से मिलती है तब शायद पद्मा, जमुना या ऐसे कुछ नाम दिया जाता है। और फिर आगे गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों मिलके पद्मा के नाम से शायद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं सर। ओके, कितनी लंबाई है इसकी? जी सर, लंबाई 2900 किलोमीटर सर। अच्छा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी सर? हाँ। जी सर, गंगा प्रॉपर भारत में प्रवाह की दृष्टि से। और भारत से होकर निकलने वाली सबसे लंबी नदी? ब्रह्मपुत्र। दोनों की लंबाई में कितना अंतर है? सॉरी सर, ये प्रॉपर बता नहीं पाऊंगा सर। अच्छा, गंगा की लंबाई कितनी है? गंगा की लंबाई सर 2800 कुछ किलोमीटर है शायद। मतलब लगभग 100 किलोमीटर का अंतर हो गया दोनों में। हाँ जी सर, इतना होना चाहिए। ओके, अच्छा, एक ये BRI प्रोजेक्ट है, BRI प्रोजेक्ट, ये क्या है? जी सर, ये चीन की इस समय की सबसे बड़ी परियोजना है जिसके माध्यम से चीन अपने आप को स्थल मार्ग पर, जल मार्ग पर विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरिंग का हब के रूप में और वर्ल्ड पावर के रूप में विकसित करना चाहता है। पहले इसका नाम OBOR था, वन रोड वन बेल्ट, और वर्तमान में इसका नाम कर दिया गया है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इसके द्वारा चीन अपने एक तो जो प्राचीन सिल्क रूट था उसको रेल मार्ग व विभिन्न जो गैस परियोजनाएं हैं उनके माध्यम से जोड़ रहा है, और समुद्री क्षेत्र में बंदरगाह के माध्यम से जोड़ करके अपनी पहुंच अफ्रीका और पश्चिमी यूरोप तक विकसित करना चाहता है सर। भारत की क्या आपत्ति है इसमें? सर इसी का एक अंग है सीपेक, जो
पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरता है, पीओके से, और पाक अधिकृत कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और चीन ने इसके संबंध में भारत से कोई परामर्श नहीं किया। इस कारण भारत की मुख्य जो आपत्ति है भारतीय संप्रभुता मतलब वन इंडिया पॉलिसी को लेकर के है सर। नहीं तो अगर आपको लगता है कि भारत से अगर ये एक मिनट, हाँ, आपको लगता है कि भारत का रुख इस मामले में क्या रहेगा? सर भारत का इस मामले में एकदम मेरे नजरिए से एकदम सही दृष्टिकोण है, क्योंकि भारत अपनी संप्रभुता और अखंडता से कभी समझौता नहीं कर सकता। हालांकि अगर भारत इस परियोजना से जुड़ता तो कुछ आर्थिक और व्यापारिक लाभ भारत को मिल सकते थे। भारत जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है उसका आपूर्तिकर्ता बन सकता था सर। नहीं तो जो पीओके की जो बात आप कर रहे हो, पीओके भारत से कब अलग हुआ? सर भारत की स्वतंत्रता जब हुई तो उसके बाद में जो कश्मीर कबायली क्षेत्र थे, कबायली क्षेत्र के लड़ाकू थे, उन्होंने 1947-48 में इस क्षेत्र पे अपना कब्जा कर लिया था सर। ओके, और इस कब्जे को मान्यता कब दी गई? सर इसके संबंध में फिर उस समय जब दोनों का आपसी युद्ध विराम हो गया तो उसके बाद में भारतीय माननीय उस समय के माननीय प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले गए और उसके बाद में ये मामला अंतरराष्ट्रीय चर्चा का मुद्दा बन गया था सर। ओके, आप सीकर के हो? जी सर। अच्छा, सीकर की स्थापना कब हुई है? सर सीकर की स्थापना 1687 में राव राजा दौलत सिंह ने की थी सर। पुराना नाम था वीर भान का पास इसका। राइट। अच्छा, ये खाचरियावास सीकर में बहुत प्रसिद्ध रहा है, कारण? जी सर, यहाँ से भारत के उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे पहले और भारत के उपराष्ट्रपति रहे श्री भैरू सिंह जी शेखावत, उनका जन्म स्थान है सर। भैरू सिंह जी कितनी बार सीएम बने? सर प्रॉपर तो रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद 2 या 3 बार बने। ओके, तब तो आप ये बता सकते हो कब कब बने? नहीं सर, सॉरी सर, डेट ओके प्रॉपर याद नहीं। ओके ओके। एक गणेश्वर है आपके यहाँ सीकर में? जी सर, बताएं। गणेश्वर सीकर के नीमका थाना जो तहसील है वहां स्थित है और ये एक ताम्रयुगीन सभ्यता है और इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है सर। यहाँ विभिन्न ताम्रयुगीन कहने का क्या तात्पर्य है? मतलब जो प्राचीन सभ्यताएं रही हैं उसमें उस समय की सभ्यता में कुछ धातु की प्रधानता रही है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे की थी, गणेश्वर में तांबे की थी। तो सर तांबे का आयात, जो तांबे का निर्यात किया जाता था गणेश्वर को, और यहाँ प्रचुर मात्रा में खेतड़ी पास में ही है तो वहां तांबा भी निकलता था सर। ओके ओके जी। उपाध्याय सर। हाँ जी, ये ओम प्रकाश बगड़िया है जी। नमस्ते सर। नमस्ते। ये बागड़िया शब्द वैश्य समुदाय के लिए भी उपयोग में आता है, आपके सीकर साइड में बहुत है। जी सर, मैंने माफी चाहूंगा सुना नहीं है, लेकिन बगड़िया जाटों का एक गोत्र होता है सर। अच्छा अच्छा, वहां पर एक लक्ष्मणगढ़ में एक स्कूल है ना, बगड़िया सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हाँ जी सर, वो जाटों की है शायद, जाटों का नहीं है वो, जाटों की नहीं है। जी सर। चलो कोई नहीं, आप तो अभी लेक्चरर हैं 2017 से हिस्ट्री में। हाँ जी सर। बहुत बढ़िया। और आप इंग्लिश के सीनियर टीचर भी रह चुके हैं? हाँ जी सर, 2011 से रहा था सर। हाँ हाँ हाँ। तो पहली बात तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप शिक्षा विभाग को छोड़कर, एक सामान्य सवाल है सब कि इस प्रशासनिक सेवा में क्यों आना चाहते हैं? जी सर, शुरू से मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बचपन से मेरा लगाव प्रशासनिक सेवा की तरफ था।
लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि 2011 में जब मैं झालावाड़ में एज ए वरिष्ठ अध्यापक पोस्टेड था, तो हमारे ही सीकर के एक मेरे मित्र थे फतेहपुर के, उन्होंने मुझे इस सेवा के बारे में बताया, और बाद में इस सेवा की तरफ जब मैंने इसकी प्रकृति को जाना, इसकी विशेषताओं को जाना, इसके महत्व को जाना, तो मुझे लगा कि मुझे इसकी तो मुझे तैयारी। बताएंगे कि राज्य सेवा में, राजस्थान राज्य सेवा में कौन कौन सी से पद आते हैं? जी सर, राजस्थान राज्य सेवा में पहला पद तो है राजस्थान प्रशासनिक सेवा RAS का, दूसरा है RPS राजस्थान पुलिस सेवा, तीसरा पद आ जाता है सर अकाउंट्स का, फिर आ जाता है सर रूरल ब्लॉक डेवलपमेंट BDO का पद आ जाता है, वाणिज्य कर सेवा से संबंधित पद हैं, कुछ पद महिला विकास व बाल विकास से संबंधित हैं, उद्योग सेवा के। आबकारी विभाग के भी हैं क्या? हाँ जी सर, हाँ जी तो सर। तो आप जिसके लिए वैकेंसी निकली हुई है, आप जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं, राज्य सेवा के कुल कितने पद हैं? जी सर, 1076 पद हैं। ये तो सब मिला के हुए। जी सर। राजस्थान राज्य सेवा के, स्टेट सर्विस के, सबऑर्डिनेट के मिला दिया आपने? ये पूरा याद नहीं है सर। आपको याद रहना चाहिए। जी सर, कुछ तैयारी करूंगा सर मैं आगे। हाँ हाँ, चलिए मैं आपको एक प्रश्न देता हूं कि इन दिनों में ज्यादातर दर्शक जो है वो थिएटर में जाने के बजाय घर पे ही टीवी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। इससे चित्रपट उद्योग या जिसे फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं उसको बड़ा नुकसान हो रहा है। जी सर। आप सहमत हैं या असहमत हैं? जी सर, मैं आपकी बात से आंशिक रूप से सहमत हूं, क्योंकि इसका एक और प्लेटफॉर्म विकसित हुआ है OTT। हाँ, उस पे वर्चुअली रिलीज किया जा रहा है सर फिल्म वगैरह, जो सीरियल्स वगैरह हैं और वेब सीरीज हैं उनको, और उनके माध्यम से भारतीय जो फिल्म उद्योग है वह हालांकि पहले जितना मुनाफा और प्रसिद्धि नहीं कमा पाया है, लेकिन काफी कुछ उसके माध्यम से कर रहा है सर। एक और प्रश्न देता हूं मैं आपको, आप इसके बारे में सोचना। अभी जो जवाब दिया आपने जी सर। कि विदेशी पर्यटक जो भारत में आते हैं बड़ी घातक बीमारियां लेकर आते हैं, जी सर। है ना? उनके टेस्ट जो होते हैं उसमें बड़े विषाणु पाए जाते हैं, खतरनाक विषाणु पाए जाते हैं। तो क्या इसका उपाय करना चाहिए? जी सर, मैंने इस संबंध में ज्यादा पढ़ा तो नहीं है, इस संबंध में ज्यादा पढ़ा तो नहीं है सर, लेकिन अगर जो एयरपोर्ट वगैरह हैं वहां पर। लव, अपना ऑडियो बंद करो। लव और अजय सर, अजय सिंह जी और लव ऑडियो बंद करिए। 10:30 होगा। हाँ जी, लव को ऑडियो बंद। प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह की व्यवस्था की जाए तो अच्छा रहेगा सर। और टेस्टिंग तो होती है, तभी तो पता चलता है कि विषाणु पाए जाते हैं उसमें। तो जी सर, उन्हें ऐसा प्रावधान किया जा सकता है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन रखा जा सकता है, और अन्य पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए ये भी नहीं कर सकते हम कि उनके ऊपर बंधन लगा दें, रोक लगा दें। उद्योग निश्चित ही भारत को विदेशी मुद्रा का और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो समृद्धि में योगदान देने वाला बहुत बड़ा उद्योग है, लेकिन अगर ऐसी कोई कोरोना जैसी महामारी अगर किसी से फैलती है तो सर उसके थोड़ा रोकथाम का प्रयास किया जाना चाहिए सर। चलिए अभी अपन थोड़ा इतिहास की तरफ चलते हैं। जी सर। आप मुझे बताएंगे कि इस्लाम के ब्राह्मण किसको कहा जाता है? इस्लाम के ब्राह्मण सर? हाँ, सॉरी सर, मुसलमानों में एक वर्ग है जिसको इस्लाम का ब्राह्मण कहते हैं। सॉरी सर, पढ़ा नहीं मैंने। अच्छा, मुझे बताएं आपकी शून्यवाद क्या है? जी सर, शून्यवाद एक भारतीय महान दार्शनिक और वैज्ञानिक हुए हैं, बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित नागार्जुन, उन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसे सापेक्षवाद के नाम से भी जाना जाता है सर। तो इसको आप स्पष्ट करेंगे, शून्यवाद को परिभाषित करेंगे? परिभाषा प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। चलिए कोई बात नहीं। तो मुझे फिर आप ये बताएं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जी सर। के बारे में तो आपने खूब पढ़ रखा होगा। हाँ जी सर, पढ़ा है।
हाँ हाँ। ये जो अपने भारतीय स्वतंत्रता के समय जी सर। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे? जी सर, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे सर। आपको पक्का पता है या और कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं? सर पूरी तरह से श्योर तो नहीं हूं मैं, लेकिन वो ही थे सर। नहीं, आप थोड़ा इसको पढ़ना। जी सर, थैंक यू सर। और मदन मोहन मालवीय कब रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष? सन रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि खुदीराम बोस को फांसी की सजा क्यों दी गई थी? जी सर, खुदीराम बोस को फांसी की सजा जब 1928 में जो कृषकों से संबंधित इंडियन डिस्प्यूट बिल पे चर्चा हो रही थी, उस समय खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस और एक और थे, उन्होंने इंडियन नेशनल असेंबली में बम फेंका था, तो सर उसके संबंध में खुदीराम बोस तो उसमें उसकी वजह से उनको सजा मिली या और कोई कारण था, और कोई घटना है? देखना अब। ठीक है। ठीक है सर। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोहम्मद इकबाल ने एक गीत की रचना की, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हाँ कौन जी सी सर, पुस्तक में की थी ये रचना? पुस्तक का नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ सर। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि लाला लाजपत राय और अजीत सिंह, दो नेताओं को देश निकाला दिया गया, कौन से सन में दिया गया? सर इनका संबंध पंजाब से था, लेकिन सन का पता नहीं है सर। इनको देश निकाला कब मिला, नहीं पता? हाँ जी सर। एक मुल्शी डैम सत्याग्रह हुआ 1922 में। सॉरी मुल्शी सर। डैम सत्याग्रह जी सर। 1922 में हुआ। इसका नेतृत्व किसने किया? सॉरी सर, पढ़ा नहीं है मैंने। अच्छा अच्छा, मुझे बताएं कि द स्पेशल मैरिज एक्ट, जी सर। विशेष विवाह अधिनियम कब पारित हुआ? सर विशेष विवाह अधिनियम का रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, तो दो तीन सवाल और हैं। जी सर। 1886 से लेकर 1919 के बीच भारत में उच्च न्यायालय बने, स्थापित हुए, कहां कहां पर हुए? जी सर, 1886 से 1919 के बीच। जी सर, एक तो इलाहाबाद में, हाँ, और बाकी के सर प्रॉपर याद नहीं है सर। आपको ध्यान नहीं है? अच्छा, चल कोई बात नहीं। राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद के सिद्धांतों में आस्था प्रकट करने वाले मिशनरी कौन थे? ईसाई मिशनरी। सॉरी सर। चलिए, तो मुझे बताएं, एक लास्ट सवाल। ऐसा क्रांतिकारी जो 24 वर्ष तक जेलों में रहा, 2.5 वर्ष तक भूख हड़ताल की। जी सर, दिमाग में इस समय आ नहीं रहा, पढ़ तो रखा है सर उनका नाम। अच्छा, बागा जितिन ऐसे कुछ। नहीं, आप नजदीक नहीं पहुंच रहे हैं। चले कोई बात नहीं। भारतीय संघ का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारतीय संघ का हाँ? वारेन हेस्टिंग सर। प्रथम गवर्नर जनरल, भारतीय संघ तो बना ही नहीं था उस समय, वॉरेन हेस्टिंग्स के समय। आजाद भारत का मान लीजिए। लॉर्ड माउंटबेटन सर। वेरी गुड, धन्यवाद। हाँ ललित जी। जी राजेश सर। जी सर। ओम प्रकाश जी सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर। हॉबी से स्टार्ट करते हैं आपकी। जी सर। क्रिकेट आपकी हॉबी है? हाँ जी सर, टेनिस बॉल क्रिकेट खेलता हूँ सर मैं। अच्छा, किसी भी तरह का खेल रहे हैं आप, लेकिन जानकारी होनी चाहिए आपको। ये बताइए, क्रिकेट की शुरुआत कब हुई? जी सर, क्रिकेट की शुरुआत 1631 के लगभग इंग्लैंड में हुई थी सर। अच्छा, ये क्रिकेट में 3 स्टंप होते हैं। जी सर। कभी 2 भी होते थे क्या? सर
पढ़ा तो था इसके संबंध में, लेकिन प्रॉपर एक स्तंभ के बारे में पढ़ा था सर, लेकिन प्रॉपर पता नहीं है सर। अच्छा, एक भी होता था? हाँ जी सर, पढ़ा था, ऐसे थोड़ा याद आ रहा है सर। चलिए कोई बात नहीं। अभी भारत के जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच चल रहे हैं, जी सर। किस जगह चल रहे हैं? जी सर, ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है आज, थर्ड ओडीआई है कैनबरा में सर। अच्छा, कैनबरा का कोई विशेष महत्व है क्या ऑस्ट्रेलिया में? जी सर, प्रॉपर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की राजधानी होनी चाहिए सर कैनबरा। जी बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ये बताइए, टीचर और लेक्चरर हैं आप, टीचर रह चुके हैं, अभी लेक्चरर हैं। जी सर। ये बताइए, भारत के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी? केंद्रीय शिक्षा मंत्री? जी जी सर, शायद उनका रामविलास पासवान थे, उनका निधन हो गया सर। श्योर हैं आप? श्योर तो नहीं हूँ सर मैं। फिर भी उत्तर आप बिना जानकारी के दे रहे हैं, ये सही बात है क्या? सॉरी सर। अच्छा, ये बताइए, अभी कनाडा के पीएम कौन है? जी सर, कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो हैं, जो आज चर्चा में भी रहे हैं। उन्होंने भारतीय जो किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके संबंध में टिप्पणी की है सर। क्या टिप्पणी की है? उन्होंने किसान आंदोलन का समर्थन किया है और किसानों की मांगों को जायज बताया है सर, जबकि वो पहले WTO में जो MSP देता है भारतीय किसानों को, उसका विरोध कर चुके हैं। तो उनका जो ये कथन है विरोधाभासी है सर। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप, वेरी गुड। अच्छा, एक तहव्वुर राणा नाम का शख्सियत और चर्चा में है। तहव्वुर राणा? जी। सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं। अच्छा, चलिए ये बताइए, जो भारत की आजादी है उसके बाद कृषि क्षेत्र में जो उत्पादन है उसमें कितनी बढ़ोतरी हो चुकी है अभी तक लगभग? सॉरी सर, प्रॉपर तो बता नहीं पाऊंगा मैं परसेंटेज वाइज टन वगैरह में तो, लेकिन जो ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था उसके बाद में भारतीय जो कृषि में उत्पादन है वो काफी बढ़ा। पहले भारत आयातक था खाद्यान्नों का, लेकिन अब बड़ी मात्रा में निर्यात भी करता है और FCI के बाद पास बहुत बड़ा स्टॉक भी है सर। अच्छा, ये MSP वर्ड अभी बहुत चर्चा में है। जी सर। MSP का उल्लेख कौन से कानून में है? जी सर, MSP के संबंध में कोई, जहां तक मुझे ज्ञात है, कोई कानून नहीं है, लेकिन जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ उस समय किसानों की जो आय को सुनिश्चित करने के लिए और उनका जो उत्पादन है वो उचित मूल्य पे खरीदा जाए, उसके संबंध में MSP की पहली बार गेहूं के लिए इसकी घोषणा की गई थी सर। अच्छा, कोई कानून में ऐसा उल्लेख नहीं है मतलब? हाँ, जहां तक मैंने पढ़ा सर। तो इतना बवाल क्यों हो रहा है MSP? सर, उस समय से MSP जब घोषित किया गया था 65-66 में, उसके बाद में वर्तमान में जो CACP है वह 23 फसलों के लिए MSP घोषित करता है, और ये MSP जो किसानों जीविकोपार्जन का जो उनका साधन है उसके संबंध में आय सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने जो 3 कृषि बिल पास किए हैं, एक्ट्स बनाए हैं, उनमें जो पहला एक्ट है उसमें उन्होंने कहा है कि कृषक जो APMC हैं उनके बाहर भी अपने जो उत्पाद हैं उसको बेच सकते हैं, लेकिन उसमें प्रॉपर जो प्राइवेट सेक्टर क्या MSP देगा उसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। ये बताइए आप, भारत में किसान है वो करोड़पति भी है क्या? सॉरी सर, मैंने पढ़ा नहीं कभी। पढ़ा नहीं है, फिर भी आपको सामान्य जानकारी होगी। किसान बड़े बड़े कृषक हैं तो करोड़पति हैं सर, नाम नहीं। उनकी आय पर आयकर लगता है क्या? जी सर, कृषि उत्पाद पर इनकम टैक्स नहीं लगता सर। और MSP दिया जाना चाहिए, उनकी ये मांग है, लेकिन आय पर कर नहीं देंगे। इसमें सुधार होना चाहिए क्या कर व्यवस्था? शायद उनकी जो कृषि उत्पाद है उसकी जब वो सेलिंग करते हैं तो शायद उस पे कोई टैक्स वगैरह और लगते हैं सर। अच्छा, सब्सिडी का फायदा भी बहुत उठाते हैं फिर?
जी सर। अच्छा, ये गैर कृषि जो उद्यम है वो इसका विरोध कर रहे हैं सब्सिडी का, तो भारत में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी को बंद कर दिया जाना चाहिए। जी मेरे हिसाब से कृषि क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जा रही है भारतीय किसानों को, उसका विरोध WTO के स्तर पे विभिन्न जो पश्चिमी राष्ट्र हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, इन्होंने भी किया है। लेकिन उस समय जो WTO के तहत जो सब्सिडी के बॉक्स बनाए गए थे, उनमें जो उस समय का उत्पादन के आधार पे ये निर्धारित किया गया था कि सब्सिडी की ये लिमिट होगी। लेकिन उस समय भारतीय कृषि की स्थिति अच्छी नहीं थी और उत्पादन इतना नहीं था, तो भारत को वर्तमान समय में देखते हुए अपने किसानों को उनके उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सब्सिडी वगैरह प्रदान की जानी चाहिए सर। अच्छा, अंतिम प्रश्न मेरा, ये बताइए जो कोरोना वैक्सीन है उसको लेकर रोज नई जानकारियां सामने आ रही है और इससे आम जनता में भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। जी सर। इसको रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? जी सर, अभी इस भ्रम को दूर करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जिन 3 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया जा रहा है, हैदराबाद, पुणे और एक गुजरात में स्थान है, उनका दौरा भी किया था। और जो मन की बात है उसमें भी उन्होंने भारतीय जनता को संबोधित करते हुए पूरी तरह से आश्वस्त किया था कि वैक्सीन का निर्माण अच्छे स्तर पे किया जा रहा है और गवर्नमेंट भी इसके जो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन और रखरखाव की व्यवस्था कर रही है। और कल ही जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका ये भी आया था, उद्बोधन भी आया था कि 2021 में अगस्त दे दी जाएगी। आपको थोड़ा अलग वे में ले गए। मेरा कहने का ये अर्थ था कि जो भ्रामक सूचनाएं हैं उन पर रोक लगानी चाहिए क्या, ये प्रश्न था। जी सर, भ्रामक सूचनाओं पे निश्चित रूप से रोक लगाई जानी चाहिए और सर सूचनाओं के संबंध में पारदर्शिता होनी चाहिए सर। ठीक है, धन्यवाद। जी सर। जी ललित सर। जी उपाध्याय सर। हाँ ओम प्रकाश जी, आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। धन्यवाद सर। अच्छे से आपने इंटरव्यू दिया। सारे सवालों के जवाब देना जरूरी भी नहीं है, लेकिन एक तो आपकी भाषा जो है ना वो ठीक करिए। पूरा भारत नहीं बोलते, भारत बोलते हैं आप। जी सर। ना? और इसी तरह से कुछ और शब्द मानिए, है ना, कृषि बोलते हैं, कृषि है वो, कृषि बोलते हैं। ऐसे कई शब्द हैं जिनको आप ठीक से नहीं बोल पाते। जी सर। वो आपके सीकर साइड के एक्सेंट के कारण है। कुछ जैसे बहुत सामान्य सवाल शिक्षा मंत्री थी, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है आप नहीं बता पाए। इस तरह के जैसे करोड़पति किसानों का अखबार में खूब आया, उनके नाम तक आए, है ना, और कितना उनका कितने जमीन है उनके पास, सब कुछ अखबार में आया। आपने अखबार ठीक से नहीं पढ़ा, तो अखबार को आप पढ़ा करें, ठीक है ना। वैक्सीन के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैला रहे हैं, उसके बारे में आपका जवाब टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना, पूरे चिंतन के साथ, क्योंकि ये सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं हैं देश में, उनके प्रति अपना स्वयं का चिंतन भी होता है। हम भी तो कुछ सोचते हैं ना यार, क्या मोदी कर रहा है और ये कौन कर रहा है, ये कौन अच्छा कर रहा है, कौन खराब कर रहा है। चिंतन, अपना मौलिक चिंतन भी होना चाहिए। जी सर। व्यक्तित्व तो आपका अच्छा है, कॉन्फिडेंस आपका ठीक है, एक कमी है आपके व्यक्तित्व में, पॉजिटिविटी नहीं है। जी सर। आप सकारात्मक चेहरा नहीं है आपका, स्माइलिंग फेस नहीं है। जैसे बोझ रख दिया उस सिर पे, ऐसे बैठे हैं आप जैसे आपके सिर पे कोई बोझ रखा हुआ है। तो थोड़ा सा अपने व्यक्तित्व में ये पॉजिटिविटी लाएं, एम्बिशन लाएं। आपके चेहरे से लगना चाहिए इंटरव्यू बोर्ड को कि ये आरएस बनने आया है। जी सर। है ना, ये केवल कोशिश नहीं कर रहा है, तो बनने आया है। ये आपके चेहरे से लगना चाहिए। थोड़ा सी स्माइल, अभी तो स्माइल करो देंगे। जी सर। आप थोड़ा सा मुस्कुराओ। जी सर। हाँ, ये मुस्कुराहट आनी चाहिए, है ना। अच्छा, आपका 75 प्लस 80 के आसपास आपका वो है परफॉर्मेंस। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। राजेश जी। जी सर। ओम प्रकाश जी, सर ने काफी पॉइंट आउट कर दिया है। एक चीज बोलना चाहूंगा कि टू द पॉइंट बोलें। जी सर, सुधार करूंगा सर मैं। बिल्कुल। लंबा उत्तर देंगे तो बोर्ड जो होता है वो इतने लंबे उत्तर पूरे दिन सुनता है। कितने कैंडिडेट्स इंटरव्यू देते हैं एक दिन,
जी सर। टू द पॉइंट बोलेंगे तो ज्यादा आपकी बात सुनेंगे वो, ठीक है, अन्यथा सुनेंगे तो सही लेकिन उसको इग्नोर कर दिया जाता है कई बार, आप टू द पॉइंट नहीं बोलते हो, ठीक है। उसका आप एक साक्षात्कार दे रहे हैं, आपसी बातचीत में इतना लंबा व्याख्यान देना कोई जरूरी नहीं है। बाकी केंद्रीय शिक्षा मंत्री के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, आप लेक्चरर हैं, शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और तहब्बुर राणा कौन है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, और कृषक परिवार से होंगे आप? हाँ जी सर, पिताजी कर सकते हैं। कृषि क्षेत्र के बारे में वो थोड़ी और जानकारी होनी चाहिए आपको। जी सर। एमएसपी का प्रावधान आप सही बता रहे हैं बिल्कुल। एक आपकी हॉबी को लेकर आप स्पष्ट नहीं है, वहां पर थोड़ा सुधार करें। जी सर। कि जो शुरुआती नॉलेज है या जो बेसिक नॉलेज है वो आपको होनी चाहिए। और व्यक्तित्व के बारे में सर बता ही चुके हैं, थोड़ी मुस्कान रखिए, सीरियस बहुत लग रहे हैं आप। जी सर। शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर। जी ललित सर। जी ओम प्रकाश जी, व्यक्तित्व पार्ट देखें तो जो उपाध्याय सर ने बताया, एक तो थोड़ा एक्सेंट का और हल्का सा आपका भाषा शैली का परिवर्तन चाहिए, और ओवरऑल शब्द चयन अच्छा है, और थोड़ा सा स्माइल रखेंगे तो पॉजिटिव भी लगेंगे। जी सर, कोशिश करूंगा। हाँ, हल्की सी स्वाभाविक स्माइल रखें। जी सर। व्यक्तित्व पार्ट आपका अच्छा है, अपीयरेंस अच्छा है आपका। नॉलेज पार्ट में आप देखें, राजस्थान करंट इश्यू आपने नहीं पढ़ा है। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ओम थानवी या मानव पूंजी सूचकांक, या जो 2-3 क्वेश्चन थे उसका जवाब आप नहीं दे पाए, तो करंट को थोड़ा अच्छा तैयार करिए। जी सर। अगले 1-2 महीने में जो राजस्थान के जो कुछ करंट की बुक आती है, उन बुक से इसको तैयार कर लीजिए। जी सर, मैंने मुम्मल पढ़ी तो थी लेकिन ये उसमें मिले नहीं। मुम्मल पढ़ लें, क्रोनोलॉजी पढ़ लें, बहुत सारी बुक्स हैं, 2-3 बुक्स हैं, तो कोई भी 2-3 महीने का करंट तो कम से कम आपका रेडी हो। जी सर। शिखर से संबंधित और पूरे से संबंधित जो आर्ट और जो किले महल ये सब जो है, इनको मोटे तौर पर तैयार रखें। मतलब ओवरऑल जो बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, ऐतिहासिक घटना है, उनको तैयार रखें। जी सर। संविधान में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जो करंट मुद्दे हैं उनके अनुच्छेद तो पता होने ही चाहिए आपको। जी सर, संविधान पढ़ नहीं पाया, अभी पढ़ रहा हूँ सर मैं। पढ़ लीजिए उसको, कम से कम करंट मुद्दे, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अनुच्छेद जैसे कृषि विधेयक, श्रम कानून, ये जो बने हुए हैं वर्तमान संदर्भ में, इन तो आपको सारी पता ही होनी चाहिए। हाँ जी सर। और जैसे ब्रह्मपुत्र नदी की बात आई है, तो नदियों वाले टॉपिक में मोटे तौर पर 2-3 नदियां तैयार रखी। हाँ जी सर, गंगा, ब्रह्मपुत्र और ये ब्रह्मपुत्र, दक्षिण की गंगा, और भी संबंधित जो वर्तमान में जो अभी चंबल नदी में शुरू हो रहा है सफारी, ये सब चीजें आप नदियों से संबंधित तैयार रखें। जी सर। बाकी प्रशासनिक नीति शास्त्र पढ़ें, और बाकी ऑल ओवरऑल ठीक है। हॉबी सर आपको बता चुके हैं। जी सर। बस ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको कहीं कहीं पीछे रख रहे हैं, इनको तैयार कर लीजिए। जी सर, धन्यवाद। बाकी अगर मोटे तौर पर देखें, आप पूरा कंक्लूजन तो अच्छा है आपका मुख। ठीक है सर। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। ओके।